Welcome everyone. Welcome again to this amazing lecture of our course. प्रीलिम्स का पंचनामा, ठीक है, ये एक पेड कोर्स है। ये इसका एक दूसरा लेक्चर है, डेमो लेक्चर है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ओपनली यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है। तो आज हम जैनिज्म, पिछले लेक्चर में हमने पूरा बुद्धिज्म को रिवाइज किया था थ्रू पीवाईक्यूज, राइट। आज हम जैनिज्म को पढ़ेंगे। और भाई आज एक इम्पॉर्टेंट इसमें, ठीक है, एक तरीके से लेक्चर में मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट ये कि सिर्फ पीवाईक्यू ही क्यों, जब हमें मालूम है हिस्ट्री से यूपीएससी क्वेश्चन भाई ऐसे ऐसे पूछ रहा है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्यों ना जैनिज्म और बुद्धिज्म को जिस तरीके से एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया हुआ है, सबसे पहले उसको एक बार जान ले एनसीईआरटी के नज़रिए से। भाई फिर आपको मालूम होगा कि रिसेंट ईयर में आए हुए कुछ टफेस्ट क्वेश्चन एक्चुअल में टफेस्ट नहीं थे, बस एनसीईआरटी की एक लाइन थी। उस एक लाइन से 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाए हुए हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। अभी हम जैनिज्म को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, पूरा जानेंगे। भाई इसमें इतने पीवाईक्यूज है, आप देख भी पा रहे होंगे, अराउंड 45 जो है इसमें पेजेज है, ठीक है। इसमें पूरा जैनिज्म को, इसके अलावा इस एक वीडियो के अलावा जैनिज्म को जानने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इसमें काफ़ी सारे बुद्धिज्म के एस्पेक्ट्स भी कवर होंगे। पढ़ते हैं, ठीक है, जैन धर्म के बारे में। देखो भाई, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, स्टेटमेंट, कि क्या जैन धर्म सिर्फ स्वामी महावीर के साथ, ठीक है, क्या उनके साथ ही ये शुरू हुआ? नहीं। बेसिक फिलॉसफी जो जैन धर्म की है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और रियली भी, ये नॉर्थ इंडिया में उनसे पहले भी, ठीक है, जो 23 तीर्थंकर रहे हैं महावीर से पहले, उन्होंने इसकी बेसिक फिलॉसफी ऑलरेडी इंडिया में, ठीक है, फैला रखी हुई थी, ठीक है। और ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है, वो बेसिक फिलॉसफी क्या है? बेसिक फिलॉसफी है भाई कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, उस पूरी दुनिया में प्राण है, पूरे जगत में, पूरे यूनिवर्स में प्राण है। इवन पत्थरों में, है ना, रॉक्स में, वाटर में, इन सब में लाइफ है, सब में प्राण है। इसीलिए हमें किसी की भी इंजरी नहीं करनी है, नॉन इंजरी। कल वाले लेक्चर में हमने अनुव्रत और महाव्रत के कॉन्सेप्ट, जिस पे मैंने क्वेश्चन एक ऑलरेडी डाला भी हुआ है, ठीक है, उसको उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, अनुव्रत और महाव्रत। हमने देखा था कि अनुव्रत, ठीक है, अनुव्रत एक ऐसी फिलॉसफी है, ठीक है, इसी में जैनिज्म में, जिस पे यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है। अनुव्रत एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि एक तरीके से जैन धर्म के लेमैन जो फॉलोअर्स हैं, जैसे हम आप लोग, हम लोगों के लिए अनु मतलब छोटा, छोटा व्रत दिया गया है। इसमें 5 व्रत है, वही कि भैया ना आपको चोरी नहीं करनी, चकारी नहीं करनी, ठीक है, ज़्यादा इच्छाएँ नहीं रखनी, डिज़ायर नहीं रखनी, है ना? इस तरीके की 5 जो है, आप जो 5 उनके गोल्डन सिद्धांत पढ़ते हैं, वो हुआ अनुव्रत। भाई जो महाव्रत होता है ना, महाव्रत है जैन जो मॉन्क्स हैं उनके लिए, नॉर्मली रहते हैं ये मॉन्क्स के लिए। इनके लिए महाव्रत में ये चीज़ भी ऐड हो जाती है कि नॉन इंजरी, बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉन इंजरी टू एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें भी आ जाती है कि भैया ये मानते हैं इन सब में भी जीवन है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 2023 का क्वेश्चन है कि सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल लाइफ, है ना, बट ऑल्सो रॉक्स रनिंग वाटर वगैरह वगैरह, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, दे ऑल्सो हैव, है ना, दे ऑल्सो हैव लाइफ। तो ये फिलॉसफी किससे बिलोंग करती है? क्वेश्चन ये था, 2023 का यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये जैनिज्म से बिलोंग करती है। यूपीएससी ने इस एक लाइन से अपना पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ था। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, ये और भी आसान हो जाता अगर आपने पीवाईक्यू पढ़े होते, क्योंकि सीएपीएफ में 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जैनिज्म के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन रॉक, स्टोन एटसेट्रा। भाई यही लाइन है ना, जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी, यही लाइन है कि इवन रॉक हो गया, स्टोन हो गया, इनमें भी लाइफ है। दूसरा कि जो एसेटिसिज्म है और पिनेंस है, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। ये कर्म पे इनकी क्या फिलॉसफी है, इसको अभी हम जानेंगे। तो आंसर है बोथ 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ ठीक है, फिर से यहाँ कर्म का एस्पेक्ट आ गया। एक बार कर्म पे इनकी क्या थ्योरी है, आई होप ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि जैन धर्म क्या मानता है और कैसे कैसे यूपीएससी ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। अब आते हैं कि भैया कर्म पे इनका क्या मानना है। कि जैन धर्म के अनुसार जो है ना,
साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। तो ये कर्म सिद्धांत पे मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कर्म को डिनाय करते हैं, नो, ये कर्म सिद्धांत को मानते हैं। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, नीचे भी हम पढ़ेंगे। नंबर वन, बौद्ध धर्म जो है, स्पेशली जो बुद्ध है, वो सोल को नहीं मानते थे कि भैया दुनिया में कोई आत्मा नहीं है। उनका ये मानना था कि दुनिया में कोई आत्मा नहीं है ना, है ना। और दूसरी बात, लेकिन जैनिज्म जो है ये सोल पे मानते हैं, ये कर्म पे भी मानते हैं, ठीक है। तो जो कर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म कर्म के सिद्धांत को मानता है। तो इनका मानना क्या है कि जो आपके खराब कर्म है, जो आपके खराब कर्म है, इसे आप कठोर तपस्या, कड़ी तपस्या के थ्रू, योग के थ्रू इस साइकिल ऑफ कर्म से बाहर आ सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग कर्म क्या है? कर्म भाई वो है, कर्म और कुछ नहीं है, जो रीबर्थ आपकी बार-बार हो रही है, साइकिल ऑफ बर्थ में आप जो जकड़े हुए हैं, उससे बाहर आप कैसे आएँगे? वो आप बाहर आएँगे कड़ी तपस्या करके, कठोर तपस्या करके। इसके लिए बाकायदा जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है? जैन धर्म में बाकायदा इसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट चलता है। इसे मैंने लास्ट में यहाँ पे ऐड कर रखा था, असरवा करके। असरव जैन धर्म की, ठीक है, एक एक ऐसी मान्यता है कि जब भी आप किसी तरीके से, ठीक है, कार्मिक प्रैक्टिसेस करोगे, जैसे योग वगैरह आप करोगे, ठीक है, कड़ी तपस्या आप करोगे, तो इनके टेक्स्ट तत्वार्थ सूत्र के अनुसार जब भी आप योगा जैसी एक्टिविटी करोगे, तो भैया आपके बॉडी से अस्वर निकलेगा, ठीक है? कार्मिक पार्टिकल आपकी बॉडी से निकलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये असरव क्या है, समझ रहे हो? तो ये असरव क्या है? जब आप ऐसी कड़ी तपस्या, योग वगैरह कभी करोगे, तो आपकी बॉडी से कार्मिक पार्टिकल्स बाहर जाएँगे, यूनिवर्स में जाएँगे, राइट? और फिर वो आपके कर्म को बदल देंगे। राइट। और योग इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये बिल्कुल वाइब्रेशन वाला वो है। आजकल जो आप मैनिफेस्टेशन रूल पढ़ते हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन वगैरह वो इसी चीज़ को ये एक तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया वाइब्रेशन के थ्रू आप जो है यूनिवर्स के साथ आप एक तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने कर्म, जो आपने बुरे कर्म किए हैं, ठीक है, एक तरीके से यूनिवर्स से उसकी माफ़ी आप माँग सकते हैं, ऐसे आप मान के चलो। तो ये है इनका कर्म का सिद्धांत। तो कर्म पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे? आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है। दूसरी बात, इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर आपको कर्म के चक्कर से, इस बंधन से बाहर निकलना है, ठीक है, बर्थ रीबर्थ के साइकिल से बाहर निकलना है, तो भैया मोनेस्टिक जो लाइफ है, ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर salvation. That means an ordinary man, according to them, they cannot attain salvation. For them, मोनेस्टिक है ना, ऐसे यहीं से वो स्टेटमेंट बनाएगा कि मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर salvation. आपको मोनास्टिक एग्जिस्टेंस अपनी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, कड़ी तपस्या करनी ही पड़ेगी। आते हैं 2013 के क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन? द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग श्योरेस्ट वे, ठीक है, सबसे श्योर जो वे है फॉर एनिहिलेटिंग कर्मा, एनिहिलेटिंग कर्मा, आपने बताया ना ऊपर कि भैया कर्म से आपको कैसे बाहर आना है, एनिहिलेट कर देना कर्म को, ठीक है, इसी को असरव ये कहते हैं, असरव नाम की ये प्रैक्टिस रहती है। तो असरव के थ्रू, डेफिनेटली असरव के थ्रू आप जो है कर्म को एनिहिलेट कर सकते हो, हमने अभी पढ़ा। दूसरा, ये याद रखनी है ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा कि एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सोल, पढ़ लिया हमने ऊपर। कर्म इज बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, बिल्कुल सही बात है कि भैया कर्म जो है हमें इससे बाहर ही आना पड़ेगा। इनके लिए कर्म का मतलब काम नहीं है, कर्म का मतलब इनके लिए क्या है, कर्म का मतलब इनके लिए काम नहीं है, वो बर्थ रीबर्थ का जो साइकिल है, ठीक है, वही इनके लिए कर्म है। 1, 2 एंड 3 ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यहीं से बना हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि जैन फिलॉसफी के अनुसार वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फेथ एंड यूनिवर्सल सोल। देखो पहली बात, यूनिवर्सल फेथ, इसे तो आप हटा ही दो, क्योंकि भैया जैन धर्म जो है, जैन और बुद्ध धर्म जो है, इन्हें हम मानते ही हैं रैशनल धर्म, है ना। तो ये रैशनैलिटी को प्रमोट करते हैं, ये किसी तरीके से फेथ को प्रमोट नहीं करते। इवन बुद्ध ने भी कहा था, अभी हम पढ़ेंगे, बुद्ध ने अपना आखिरी संदेश क्या दिया था अपने अपने शिष्यों को, अपना आखिरी संदेश बुद्ध ने क्या दिया था, वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि वो कितने रैशनल थे। वो किसी तरीके से, है ना, इवन इवन बुद्ध तो कहते थे कि मुझे भी क्वेश्चन कर लो, हमें भी क्वेश्चन कर लो। इनफैक्ट आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ ऑफ यार
दलाई लामा जी, ठीक है? तो उन्होंने स्केप्टिसिज़्म पे अपने कुछ थॉट्स शेयर किए थे। उन्होंने कहा था कि ट्रुथ की डिस्कवरी के लिए स्केप्टिसिज़्म बहुत ज़रूरी है और आज की जनरेशन में प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा आ गई है कि वो स्केप्टिक नहीं है। वो स्केप्टिक नहीं है। वो सोचते नहीं हैं। उन्हें जो कह दिया जा रहा है, उन्हें वो सत्य मान रहे हैं। जो क्वेश्चनिंग है, वो धीरे-धीरे कम हो रही है। सो उन्होंने बाकायदा है ना, बाकायदा सारे बौद्धों से उस वीडियो में जो उनकी वो कन्वर्सेशन थी, आई वाज़ लिसनिंग टू दैट वेरी, वेरी, वेरी गुड वीडियो। आप एक बार जाकर के चेक कर लेना, ये यूट्यूब वगैरह पे मिलेगी आपको, है ना? तो उसमें उन्होंने सबसे ये आग्रह किया कि ट्राई टू बी स्केप्टिक अबाउट अबाउट everything that has been told to you. Try to discover your own version of truth. समझ रहे हो? तो इसे तो सबसे पहले हटा ही दो। ये याद रखना है कि ये दोनों रिलीजन जो है रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सैलिटी ऑफ फेथ की बात ये कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जैन धर्म खास तौर पे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी जानेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन है इस पे एक पीवाईक्यू, 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक है अनेकांतवाद, कल भी मैंने ये आपको बताया, कल वाले लेक्चर में भी ये बताया। एक है अनेकांतवाद, है ना? एक है स्यादवाद। स्यादवाद, शायदवाद, ठीक है? अनेकांतवाद क्या कहता है? अनेकांतवाद कहता है कि भैया ट्रुथ इज़ मल्टी साइडेड, कि भैया इसके अनेक अंत है। जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसके अनेक अंत हैं। तो एक डायमेंशन कभी भी ट्रुथ की नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ को मानते ही नहीं है। दूसरी बात, शायदवाद क्या कॉन्सेप्ट है? शायदवाद एक तरीके से है शायद, कि भैया आप जो है ना? आप किसी चीज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ ना ही मानो। हो सकता है आपका वर्ज़न ऑफ ट्रुथ भी ट्रू हो, मेरे वर्ज़न ऑफ ट्रुथ भी ट्रू हो। तो इसलिए जब भी आप कोई बात कहें, तो स्केप्टिसिज़्म के साथ ही कहें, शायद लगा लें, कि भैया शायद ये सत्य है, शायद ये भी सत्य है, समझ रहे हो? तो ये दोनों तो हटा ही दो। यूनिवर्सल सोल, दे डू बिलीव इन सोल, दे डू बिलीव इन सोल, बट है ना, एक एक जो एक तरीके से जो इसका ब्रॉडर आंसर है दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ। यूपीएससी ने भी यही एक्सेप्ट किया हुआ है कि भैया दुनिया को क्या चलाता है? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्स के अपने नियम हैं, है ना? और ये जो हमने अभी पढ़ा अस्वर, अस्वर, तो ये भी एक तरीके से, और क्या था ये? यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बैठाना। भैया योग के थ्रू आप क्या करेंगे? वाइब्रेशन जनरेट करेंगे, है ना? पार्टिकल जो आपके एक तरीके से उन्हें हो सकता है वाइब्रेशन की उतनी, है ना? या फिर उनके हमारे लिए जो वाइब्रेशन है उनके लिए वो अस्वर हो, पार्टिकल हो, है ना? टर्म्स का ही डिफरेंस है, लेकिन वो इस बात को ज़रूर समझते थे कि आपके दिमाग, अगर आप, है ना, आजकल भी जो क्वांटम, जितने भी क्वांटम साइंटिस्ट हैं, किसी को भी बोल लो, वो आपको यही कहेंगे कि योर थॉट्स आर एनर्जी, योर थॉट्स आर एनर्जी, सो थिंक वेल, योर थॉट्स आर एनर्जी एंड एनर्जी इज़ रियलिटी, एनर्जी इज़ रियलिटी, योर थॉट्स आर एनर्जी एंड एनर्जी इज़ रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी इज एन एनर्जी, सो थिंक वेल। अब वही चीज़ इन्होंने भी यहाँ पे, ठीक है, अस्वर वगैरह का ये जो कॉन्सेप्ट दिया कि आपके दिमाग से कोई पार्टिकल बाहर निकलते हैं, फिर वो यूनिवर्स में जाएंगे, फिर वो आपका कर्म चेंज करेंगे, वो एक तरीके से, है ना, इनका वर्जन ऑफ ट्रुथ था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल झूठ हो, ऐसा तो नहीं था। एक सत्य ये भी है कि अगर आपको ऐसी ही पीवाईक्यू रिसर्च, भाई इसके थ्रू कसम से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप पाएँगे कि भाई प्रीलिम्स स्पेशली और कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक माइंडसेट का और एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड रिवीजन का ही खेल है। आप जितना रिटेन करोगे, हमने अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक ही पेज से पढ़ लिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रह गई होगी। अब माइंड्स, है ना, माइंडसेट और फिर चीज़ों को रिमेंबर करना, ये आप कैसे करते हैं? जब आप एक ही थीम पे अलग-अलग क्वेश्चन, अलग-अलग डायमेंशन से वो एक ही थीम को सोचते हैं, तो उसकी एक फ़िल्म आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है। फिर भाई साहब उस थीम से जैसे मर्ज़ी तोड़-मरोड़ के आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप वहाँ जुगाड़ लगा के कहीं न कहीं से आप जुगाड़ लगा के भाई आंसर निकाल ही लाओगे। यहाँ कोई ट्रिक डिस्कस नहीं होती, कुछ और डिस्कस नहीं होता। साइंस एंड टेक का तो कोर्स, ठीक है, ये हम अभी शुरू करेंगे ही, 1-2 दिन में इसकी वीडियोज़ अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? वहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए भाई, है ना? जिन-जिन को स्केप्टिसिज़्म है इसकी ठीक है, वैल्यू पे या फिर बाकी चीज़ों पे, तो आप जाकर के मेरा एक एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था 1 साल पहले, तो जो 2023-2024 के जो पेपर थे, उसमें डायरेक्टली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। 2023 में तो इनफैक्ट 9 आउट ऑफ 11 या फिर 12-13 ऑड क्वेश्चंस, ठीक है? वो डायरेक्टली इससे
समझ रहे हो? मैंने वीडियो पे पॉइंट आउट करके ये बताया हुआ है कि भाई इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बल्कि कोर्स है, नहीं, नहीं, नहीं। 30-35 घंटे का साइंस एंड टेक का ये कोर्स है और ठीक है, वहीं से इतने क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली हिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई सीधा काम है, यहाँ प्रिसिज़न पे काम किया जाता है। प्रिसिज़न पे, नो अदर बकवास, टू द पॉइंट थिंग्स। जो-जो चीज़ें लेटेस्ट चल रही है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। पिछले साल के भी जो रिकॉर्डेड सेशन है, वो भी उसमें अपलोड होंगे। नए जो नई हैपनिंग जो हो रही है वो भी उसमें सब सब चीज़ें अपडेटेड रहेगी, ठीक है? पिछले साल के सारे सेशंस भी उसमें अपलोडेड होंगे और नई जो हैपनिंग्स हो रही है वो सब भी इसमें अपलोडेड होंगे। आप जाकर के यहाँ एनरोल कर सकते हैं। सेम भाई, अगर आप चाहते हो, ठीक है, ये तो अभी वीडियो आई है, ठीक है, डेमो वीडियो। यार सब चीज़ें फ्री में नहीं हो सकती, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, इसीलिए, है ना? अगर आप चाहते हैं कि इस इस कोर्स का आप हिस्सा बने, तो आपको कुछ नहीं करना है, civilspot.in ये आपको सर्च करना है, ठीक है? और एनरोल कर देना है कोर्स में भाई, ठीक है? ये अगेन फीस उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का रोना रोएँ, ठीक है? 4 दिन भाई, 10 दिन आप रेस्टोरेंट में मत जाना, ठीक है? मेरी फीस पे कर दो, इधर गुरुदक्षिणा माँगता है अपन। नेक्स्ट चलो कि द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। हाँ, ये एक स्टोरी मुझे इम्पोर्टेंट मिली। इसका भी एक, ठीक है, इसकी भी एक प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता है वो ये, इस स्टोरी की रेलेवेंस क्या है भाई साहब? जो उत्तर ध्यान सुत है, यहाँ से हमने 2-3 बातें पकड़नी है कि सुत्त 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 करके, ठीक है? सुत्ता सुत्ता कि ये सूत्र, अंग, उपंगा, ठीक है? तो अंग, उपंगा, सुत्ता, ये इस तरीके के जो टेक्स्ट होंगे, नॉर्मली वो जैन टेक्स्ट होंगे। मैंने इसलिए भी ये यहाँ पे साथ में लाया, ठीक है? तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया था और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी अभी पूछ भी रहा है कि कमलावती नाम की एक रानी थी, वो अपने पति को मना रही है कि भाई तूने जितना भी अब तक कमाया हुआ है, जो जितना भी तेरा साम्राज्य रहा है, उसकी इच्छाएँ तेरी कभी समाप्त नहीं होगी। धम्म का रास्ता अपना के ही तेरी इच्छाएँ समाप्त होगी। तो इसीलिए तुम क्या करो, तुम जो है, ठीक है, तुम जो है इसमें उत्तर ध्यान सूत्र के अनुसार है ना, आप भी एक तरीके से जो मोनिस्टिक लाइफ है उसको एक्सेप्ट कर लो, राइट? अगली बात कि भैया जो जैन धर्म है, इनके जो जैन स्कॉलर रहे हैं, इन्होंने प्राकृत, संस्कृत और तमिल, ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेजेस में इस तरीके की लैंग्वेजेस में काफ़ी अपने लिटरेचर लिखे। आगे हम उनको भी स्टडी करेंगे, ठीक है? इनफैक्ट लिटरेचर के लिए अलग से क्लास आएगी, है ना? यहाँ नहीं तो बहुत भसड़ हो जाती है, ये भी करो, वो भी करो, नहीं। लिटरेचर का एक अलग से पूरा सेक्शन होगा जिसमें एंशिएंट इंडियन, मेडिएवल इंडियन लिटरेचर, है ना? 1 या 2 सेशन उस पे ले लेंगे, क्योंकि भैया लिटरेचर से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए लिटरेचर पे, क्रोनोलॉजी वगैरह पे अलग से सेशन आएँगे। अभी के लिए ये समझो क्वेश्चन वो यहाँ से बना सकता है कि, है ना, एक सीधा-सा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो ये बता सकता है कि जैन स्कॉलर्स यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन देयर टेक्स्ट, इस तरीके से, या फिर जैन टेक्स्ट आर अवेलेबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। आप ना इसमें संस्कृत को बाहर कर दोगे या तमिल को बाहर कर दोगे, क्योंकि आपको तो बताया गया है कि दे वर एंटी सांस्कृतिक रिलीजन, एंटी हिंदुइस्टिक रिलीजन। आपके दिमाग में ये छवि बन जाएगी उस तरीके की। नहीं, इन्होंने प्राकृत में भी अपनी, ठीक है, वो क्रिएशंस लिखी हुई है, संस्कृत में भी इन्होंने अपनी, ठीक है, वो लिखी हुई है, स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, तमिल में भी इनकी स्क्रिप्ट्स जो है अवेलेबल है। तो ये बातें आपको जो है ध्यान में रखनी है, ये तीनों पूछेंगे, ये तीनों ही, क्योंकि मैंने एक बात भाई डिकोड कर लिया है, यूपीएससी एक लेवल से बाहर जाके एफर्ट कर भी नहीं रहा है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, कर भी नहीं रहा है। वो पूछेगा इन तीनों लैंग्वेज को ही, क्योंकि ऊपर देख लो यार, वो सीधा कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन बना रहा है। हमें लगता है कि भाई कहीं से, है ना, कोई पुराण स्टडी करके उसने ये लाइन लिखी, नहीं, ये यहाँ लिखी हुई थी, एनसीईआरटी में लिखी हुई थी। अब देख लो यहाँ, ये आपके लिए मेंस के लिए, एथिक्स के लिए क्वेश्चन है कि जो अहिंसा, ये पीवाईक्यू है, मैं बता रहा हूँ, ये पीवाईक्यू है और 2-3 बार ये पूछा गया है कि जो एक बार तो ऐसे पूछा था कि गांधीयन वैल्यूज जो है उनका आज के दौर में क्या, ठीक है, रेलेवेंस है, अहिंसा का क्या रेलेवेंस है। आप ये एथिक्स के नज़रिए से ये टेक्स्ट, है ना, ये लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, 10 मार्कर ये लिखेंगे कि भैया अहिंसा कितनी रेलेवेंट है, और आंसर आप शेयर करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का एक ओपन ग्रुप बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहले वो चैनल जॉइन कीजिए, उस पे क्लिक करके
ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको अपना आंसर शेयर करना है, ठीक है? वहाँ पीयर रिव्यू लोग वहाँ पे करते जाएँगे, ठीक है? सबको करना है, ये डेली की प्रैक्टिस ये भी करते हैं। अब आते हैं भाई बुद्धिज़्म पे। जैनिज़्म देखो, जैनिज़्म ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हुआ है, नहीं। अभी एनसीईआरटी के थ्रू पहले बुद्धिज़्म को देख लेते हैं। जैन धर्म पे फिर आएँगे, पीछे आगे फिर और पीवाईक्यूज़ है, ठीक है? एनसीईआरटी के थ्रू बुद्धिज़्म के कुछ एस्पेक्ट देख लेते हैं जो कि ठीक है, जो कि मुझे बहुत अच्छे मिले एनसीईआरटी में, जो इग्नोर हमने हो सकता है पिछले कल के लेक्चर में गलती से कर दिए थे। कुछ चीज़ें, पहली बात कि भैया बौद्ध के अनुसार पूरी दुनिया ही ट्रांजिएंट है, अनिका और सोललेस है। मैंने बताया ना कि बौद्ध लोग जो है ये सोल में नहीं मानते हैं, ये आत्मा में मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, ठीक है? जैन है वो आत्मा में मानते हैं, बौद्ध लोग जो है वो आत्मा में मानते ही नहीं है। अनता, ठीक है? अनिका और अनता, ये 2 कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में रखने हैं। एटलीस्ट ये याद रखना कि भैया पूरी दुनिया ही ट्रांजिएंट है, कुछ भी स्थायी नहीं है और पूरी दुनिया में आत्मा है ही नहीं, सोल कहीं पे है ही नहीं। वो सोल पे मानते हैं। हमने देखा ना अकॉर्डिंग टू जैन चट्टानों में भी सोल है, उनमें भी आत्मा है, चट्टानों में भी। ये मानते ही नहीं है कि सोल सोल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बौद्धों का ये मानना है। समझ रहे हो ना बात को? सो पहली बात ये, ठीक है? बाकी ये दुःख वगैरह, सोरो वगैरह, वो जो 4 ग्रेट इवेंट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने कल भी देख लिया था, है ना? और वो सब हमने ऑलरेडी कल देख लिया था। महाभिनिष्क्रमण, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे महाभिनिष्क्रमण क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड महाभिनिष्क्रमण क्या है? ठीक है? किस चीज़ को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? दूसरी बात यहाँ से ध्यान में ये रखनी है कि भैया अकॉर्डिंग टू अर्लीएस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अर्लीएस्ट फॉर्म्स ऑफ जैनिज्म। अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ जैनिज्म में, ठीक है, गॉड्स की पूजा नहीं होती थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमने देखा था कि जो हीनयान बुद्धिज्म है उसमें भी ईश्वर की पूजा नहीं होती है। अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ जैनिज्म में भी गॉड्स की पूजा नहीं होती थी, बाद में होने लग गई। और आजकल ऑलमोस्ट मोस्टली सभी जैन संप्रदायों के मंदिर बने हुए हैं। जैन संप्रदायों को हम नीचे स्टडी करेंगे, कुछ एक संप्रदाय हैं जो इवन मंदिर भी नहीं है, ठीक है? मंदिर वगैरह में भी ठीक है, उतना भरोसा नहीं रखते, वो अपने टेक्स्ट वगैरह को ही उतना पूजते हैं। लेकिन अर्लीएस्ट फॉर्म में गॉड्स पे ये भी भरोसा नहीं करते थे, मतलब गॉड्स को ये भी पूजा नहीं करते थे, बाद में शुरू हुआ। दूसरी बात बुद्धिज्म के बारे में, अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म ये मानता है, ठीक है, ईश्वर के सवाल पे कि क्या ईश्वर है या क्या ईश्वर नहीं है। इस सवाल पे इस सवाल पे इस सवाल पे ठीक है, बौद्ध लोग क्या कहते हैं कि भैया ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही इर्रेलेवेंट है, हमें इसके पीछे पड़ना ही नहीं है। तो बुद्ध ने ये बात चूज़ की, ठीक है? एक तरीके से इस ये बुद्ध की ये एक तरीके से चॉइस थी। बहुत स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमैटिकली ये बात शायद चूज़ की गई होगी कि ईश्वर के सवाल पे हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का सवाल ही गलत है। हमें खुद पे काम करना है। आगे देखना, ईश्वर का सवाल क्यों गलत है? ये ईश्वर का सवाल ही क्यों इर्रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू बुद्ध, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बुद्ध, वी मस्ट एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल एजेंसी। बुद्ध ने क्या कहा कि भैया इंडिविजुअल एजेंसी, इंडिविजुअल के एफर्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है साल्वेशन के लिए, ईश्वर पे नहीं। ईश्वर हमें साल्वेशन दे ही नहीं रहा है, ठीक है? इसलिए वो सवाल ही मैटर नहीं कर रहा है कि ईश्वर है या नहीं है। हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? इंडिविजुअल एजेंसी पे। क्यों? क्योंकि निर्वाण कैसे प्राप्त हो रहा है? बाय एक्सटिंग्विशिंग द ईगो एंड द डिज़ायर। बाय एक्सटिंग्विशिंग द ईगो एंड द डिजायर ही हमें निर्वाण प्राप्त होगा, ईश्वर नहीं देगा। इसलिए ईश्वर का जो सवाल है वो ही इर्रेलेवेंट है। समझ रहे हो? जो आखिरी मैसेज था बुद्ध का वो ये था कि, है ना, अब अपने फॉलोअर के लिए, भैया आप अपने लैंप खुद बनिए, अपनी लाइट खुद क्रिएट कीजिए अपने लिए, अपना रास्ता खुद अपने लिए, है ना, अपने लिए रोशनी खुद बने। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं अपनी लिबरेशन के लिए काम करना है। मुझ पे भी रिलाय मत करो। तभी मैंने कहा ना बुद्धिस्ट थॉट वाज़ वेरी वेरी रैशनल, वेरी रैशनल। अब आओ ज़रा इधर। ये जो सवाल है कि
बुद्धिज्म के अनुसार निर्वाण का जो हमने कल भी पढ़ा, है ना? जिसका मैं कल आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे पाया था। एक्चुअल में मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि भैया, है ना? मैं आपको कल, ठीक है, इसके और इसके बीच में, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि क्यों ये आंसर नहीं हो सकते, लेकिन इसके और इसके बीच में ये आंसर क्यों है, इसकी मैं आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में नहीं दे पाया था। अभी जब एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे पता चला कि यूपीएससी का आंसर ये क्यों है, कि निर्वाण का क्या अर्थ है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। निर्वाण का अर्थ है फ्लेम ऑफ डिजायर को एक्सटिंग्विश कर देना। कहाँ से बौद्ध के बारे में यूपीएससी की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई बुद्ध धर्म के बारे में, ये हमें प्राप्त हुई एनसीईआरटी से, और यूपीएससी का भी वही सोर्स है। समझ रहे हो ना बात को? भाई जीवन में बातों को समझ लिया करो, कसम से बता रहा हूँ। समझना शुरू कर जाओगे तो आधी टेंशन समाप्त, ठीक है? इसलिए ट्रिकों पे रिलाय ना कीजिए, समझने पे रिलाय कीजिए। पानी अगर बह रहा है तो उसके पीछे की फिजिक्स को समझो। समझ रहे हो बात को? मिट्टी में अगर आपके खेत है, गाँव में अगर आप हैं, है ना? मिट्टी में अगर अगर नमी नहीं है, तो उसके पीछे की माइक्रोबायोलॉजी को समझो। है ना? ये सब चीज़ें, ऑब्जर्वेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ऑब्जर्वेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज़ व्हाई यू हैव मैनी सेंट्स इन इंडिया, है ना? Some of them are saintly saints, some of them are kind of social media saints. But even those social media kind of saints, they have better knowledge about the things than any ordinary university professor in India who has done PhD on ठेका। ठेके में PhD हो रही है इंडिया में। वाई? क्योंकि भैया उन्होंने ऑब्जर्व की ही नहीं। समझना शुरू कर जाएगा आदमी, उसके बाद से दुनिया में अगर वो अकेला भी रहेगा, लास्ट आदमी बचा हुआ है, मान लो एआई आ गई, रोबोट आ गए, है ना? रोबोट आ गए, हर जगह उन्होंने राज कर दिया। भाई अगर वो लास्ट आदमी भी बचा हुआ है, ही विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि भाई मैं गुफा में छुप के जिंदा रह लूंगा, लेकिन सुसाइड करके नहीं मरूंगा मैं। समझ रहे हो? तो समझो नेक्स्ट, कि इनिशियली समझो, इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रिकों पे रिलाय नहीं करना है। समझो, चीज़ों को समझो, यहाँ से वो क्वेश्चन बना रहा है। इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, एक और बात, मेन और वुमेन से रिलेटेड दो बातें हम आगे पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में भी एक है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम जैन धर्म के फैक्शंस को देखेंगे। पहली बात यहाँ पे ये साथ में याद रखनी है कि बौद्ध धर्म में इनिशियली सिर्फ मेन, सिर्फ मर्दों को इजाज़त थी संघ में एडमिट होने की, है ना? लेकिन जो बुद्ध के वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल थे आनंद, उनके कहने पे बुद्ध ने कहा कि ठीक है, महिलाओं को भी लिया जाए। तो जो पहली बौद्ध भिक्षुनी बनी, वो महाप्रजापति गौतमी बनी। ठीक है, उन्हीं की अपनी जो एक तरीके से फॉस्टर मदर जो थे, आपको मालूम है माया, महामाया, माता महामाया की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी जी ने, जो कि उन्हीं की बहन थी, उन्होंने किया। अगली बात कि भाई जब ये भिक्षुनी बन गए तो उन्हीं भिक्षुनियों को थेरी कहा जाता था, है ना? थेरी जिनका मतलब था रिस्पेक्टेड वुमन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। आगे आओ जरा, ये पढ़ो सीडीएस 2023 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर रेफर टू एज थेरी इन एंशिएंट इंडिया, है ना? वुमन डिनाइड भिक्षुनी स्टेटस, नहीं भाई, ये वो वुमन थी जो भिक्षुनी स्टेटस जिनको मिला। वुमन एक्सपेल्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट संघ, नहीं भाई। अब इन दोनों में से भाई एक्चुअल में आंसर तो होना तो ये चाहिए था, एल्डरली रिस्पेक्टेड नन, है ना? पर और क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑप्शन है, बट यूपीएससी, भाई मैं बता रहा हूँ ना, यूपीएससी इज नथिंग भाई। यूपीएससी के क्वेश्चन आर कॉपी पेस्टेड फ्रॉम सम सोर्स, नथिंग एल्स। थेरी रिस्पेक्टेड वुमन। दूसरी बात, आई डोंट थिंक कि यूपीएससी के एग्जामिनर में, स्पेशली अब 2022 के बाद, आई डोंट थिंक भाई इतना फैक्चुअल वो बना दिए हैं, कसम से मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि यूपीएससी में जो एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, वो या तो एनटीए वाले घुसे हुए हैं, या फिर उन्होंने एसएससी उससी वाले वो वहाँ से किसी को ले लिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि उसी टाइप के वो क्वेश्चन बना रहे हैं कहीं से। उन्होंने इतना पढ़ लिया कि रिस्पेक्टेड वुमन ना, आगे वो भूल गए हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। ये पूरा सेंटेंस है,
तो यूपीएससी अपनी ही गेम में धीरे-धीरे कन्फ्यूज़ होता जा रहा है ना? मेबी इसलिए क्योंकि वी आर आउटसोर्सिंग आवर इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूपीएससी वाले भी अब चिढ़ गए होंगे, क्वेश्चन बना-बना के। एक्चुअल में ये पूरा सेंटेंस एक ही है, उसको ये पूरा सेंटेंस देना चाहिए था भाई तब। सिर्फ रिस्पेक्टेड वुमन नहीं, रिस्पेक्टेड तो मैं है ना, मैं अपनी माँ का रिस्पेक्ट करता हूँ, बट शी इज़ नॉट ए थ्योरी। सिर्फ रिस्पेक्टेड वुमन नहीं, रिस्पेक्टेड वुमन हू हैड अटेन्ड लिबरेशन, तो ये आंसर सही हो जाता। लेकिन यूपीएससी की लैंग्वेज में आज भी ये आंसर सही है, तो अब इसमें क्या कह सकते हैं। समझ में आ गई बात कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो जरा। एक और क्वेश्चन यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है, ये मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि परमिता से क्या अभिप्राय है ना? ये क्या चीज़ है? बौद्ध धर्म में परमिता क्या चीज़ है? आपको मैंने कल भी बताया था, ठीक है? हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, जब मैं क्वेश्चन आगे शो करूँ, आपको पॉज़ करना है, सोचना है आंसर, मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक है? क्या ये अर्लीएस्ट धर्मशास्त्रा टेक्स्ट है रिटन इन एफोरिस्टिक या फिर सूत्रा स्टाइल? क्या ये फिलोसॉफिकल स्कूल है दैट डिड नॉट एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ वेदा? क्या ये परफेक्शंस हैं जिनके, ठीक है, हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्वा पाथ? या फिर ये पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स है ऑफ अर्ली मेडाइवल साउथ इंडिया? ठीक है, तो नॉर्मली पता क्या इसमें ठीक है, क्योंकि मर्चेंट गिल्ड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं कि ये सेठी क्या होता था, है ना? श्रेष्ठी, ये श्रेणी, ये सब चीज़ें क्या थी? इस पे ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यू आए हुए हैं। तो नॉर्मली लोग इसमें क्या लगा देते हैं इस तरीके की टर्म पे जब आए, या तो वो पंचायती राज से रिलेटेड कुछ लगा देंगे, गपति-गुपति आया कभी, है ना? या फिर वो ऐसी चीज़ों को लगा लेते हैं। एक्चुअल में आंसर ये है भाई, पारमिता, है ना? इसको तोड़ो उस टाइम भाई। Whenever you find something something hard or something too big to crack, तो तो तोड़ो उसको, ठीक है? किसी कोई जुगाड़ लगाओ, है ना? इफ समथिंग इज टू बिग टू कैरी, तोड़ो उसको, यहाँ से तोड़ो। पहले परमिता, है ना? परम 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 इस तरीके से देखो, मतलब ये कुछ ऐसी चीज है, परम परम। लैंग्वेज नेवर लाइज, दूसरी बात ये है, ये सारी एसोसिएटेड सी लैंग्वेज है। हिंदी का ही, लगभग हिंदी का ही ये टर्म है ना? होगा होगा पाली का, होगा कहीं प्राकृत का, लेकिन हिंदी से तो रिलेट कर ही रहा है। तो परम परम दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो रही है जो कि थोड़ा हायर स्टेटस का हो, थोड़ा हायर स्टेटस का हो, समझ रहे हो? तो अर्लीस्ट धर्मशास्त्र वगैरह नहीं, है ना? परम मतलब ये वर्ड जो है यहाँ से ज़्यादा मैच कर रहा है। भाई तुक्का ही लगाना है ना, तो थोड़ा-सा सोच के लगाना। मैं बता रहा हूँ 10 में से 5 क्वेश्चन में अगर आप ऐसा तोड़ के तुक्का लगाएँगे, तोड़ के, तोड़ो भाई, तोड़ के तुक्का लगाएँगे, तो वो सही भी हो जाएगा। एक्चुअल में ये परमहिता क्या है? परमहिता कुछ ऐसे परफेक्शंस हैं जो कि आउटलाइन किए गए हैं। दे आर बेसिकली, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। दे आर बेसिकली वर्च्यूज़, दे आर बेसिकली वर्च्यूज़ या फिर व्यक्तित्व के वो गुण हैं जो कि एक अपेक्षा की जाती है कि एक बोधिसत्व में होने चाहिए। ये व्यक्तित्व के कुछ वो गुण हैं जो कि अपेक्षा की जाती है कि बोधिसत्व में, एक बोधिसत्व में वो होने चाहिए। वही है परमिता, इसके आगे कुछ भी नहीं। इतना ही याद रखना है ना? अब वो क्या-क्या गुण हैं, वो वही सब चीज़ें हैं अष्टांगिक मार्ग के ही लगभग-लगभग उसी के बराबर ये चलते हैं। क्लियर? अब देखो, ये क्वेश्चन आगे आएगा, ये क्वेश्चन आगे आएगा, स्टेटमेंट में बनाया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देखना, है ना? और ये चीज़ आप जो है एस्से वगैरह में भी कोट कर सकते हैं। थ्योरी गाथा, थ्योरी गाथा ये क्या चीज़ है? थ्योरी गाथा बेसिकली कुछ बुद्धिस्ट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा, प्री में भी बनेगा। थ्योरी गाथा क्या है? ये कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि थ्योरियों ने कंपाइल किए हुए हैं। समझ रहे हो? थ्योरियाँ क्या थी? ऑलरेडी हमने ऊपर देखा हुआ है। तो जो थ्योरियाँ हैं, थ्योरियों ने जो अपने लिए टेक्स्ट कंपाइल किए हुए हैं, है ना? उन्हें हम थ्योरी गाथा कहते हैं। एक ऐसी ही थ्योरी थी एक स्लेव वुमन, एक स्लेव वुमन थी पुन्ना, ठीक है? दासी या फिर स्लेव वुमन पुन्ना। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये टेक्स्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ ऐड भी कर दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस टेक्स्ट में क्या लिखा था भाई, ये एक पुन्ना जो कि एक स्लेव थी, पहले दासी थी, बाद में वो थ्योरी बनी। उनकी कन्वर्सेशन होती है एक ब्राह्मण से। तो पुन्ना क्या करती है, पुन्ना देखो ये डेली अपने मास्टर्स के लिए, जिसकी वो स्लेव थी, उसके लिए पानी लाती है नदी से। नदी बहुत ठंडी है, सर्दी का मौसम है,
तो पुन्ना जा रही है, ठीक है, नदी से पानी निकाल रही है अपने मास्टर के लिए। साथ में वो देखती है और चकित रह जाती है, वो ये कि भैया ब्राह्मण भी नहा रहा है, बहन ठंडे पानी में नहा रहा है, ठंडे पानी में नदी में। तो पुन्ना से रहा नहीं गया, पुन्ना ने पूछ लिया ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो इसलिए डर के जा रही हूँ, मैं तो डर के जा रही हूँ पानी के अंदर, मैं ज़बरदस्ती जा रही हूँ इतने ठंडे पानी में, ताकि मेरा मास्टर मुझे, ठीक है, मेरा जो मालिक है, वो कहीं मुझे पनिशमेंट ना दे दे, मैं तो डर के जा रही हूँ। तुम्हें किस बात का डर है? तुम क्यों घुसे पड़े हो अंदर ठंडे पानी में? तो ब्राह्मण ने कहा कि भैया मैं ये एक सद्कार्य कर रहा हूँ ताकि मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूँ। समझ रहे हो? मैंने अगर कुछ बैड किया है, बुरा किया है, तो मैं वो पानी में धो सकूँ। तो इसके आगे का तो इसमें ऐड नहीं हुआ है, इसके आगे क्या है? आगे वो कहती है पुन्ना कि हे मूर्ख ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण, अगर सिर्फ पानी से, है ना, अगर पानी में डूबने से तुम्हारे पाप धुल जाते, तो ये जो सीपी है ये सबसे पवित्र होते हैं। इसमें रह रही मछलियाँ सबसे पवित्र हैं, तुम नहीं हो तब सबसे पवित्र। समझ रहे हो ना? तो इसने एक ज्ञान की बात ये कही कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट वॉशिंग योर एविल्स इन द वाटर, तुम वो अपवित्र काम करो ही मत। तो ये एक बहुत अच्छा एक संदेश है साथ में। अब देखो भाई, ये 2023 का प्री का क्वेश्चन है। देखना देखना देखना, बस देखो बहुत सारे बंदों ने ये गलत कर दिया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने, जिन्होंने पीवाईक्यू या फिर यूपीएससी का माइंडसेट या फिर ध्यान से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, उतने ध्यान से जितने से मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। देखो स्तूप के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि भैया ये स्तूप क्या थे। ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये स्तूप क्या है और इसमें जो है बॉडीली रिमेन पाए जाते हैं बुद्ध के, इतना मालूम है। ये लाइन से उसने क्वेश्चन बना दिया कि ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। यहाँ देख लो, 2023 का क्वेश्चन है यूपीएससी का कि एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, इसे हटा दो। स्तूपा was generally repository of relics, ठीक है। स्तूपा was votive and structure in commemorative Buddhist tradition, बिल्कुल सही बात है। Only two is the answer। समझ रहे हो ना बात को? बस यहीं से उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो, ये ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैंने कल आपको बताया था ना अवदान शास्त्र, है ना, शत अवदान, ठीक है, 100 अवदानों के बारे में बताया, उसी का एक हिस्सा है ये अशोकावदान, ठीक है। तो अशोकावदान में एक बात लिखी हुई है, यहाँ से वो फिर क्वेश्चन बना सकता है कि भैया, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकाज कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म। बाकी कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है कि उसने यहाँ ये महामत वगैरह, मुवमत वगैरह, श्रीलंका उसने अपने बेटे बेटी को भेजा, ठीक है। तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, है ना, ये टेक्स्ट यहाँ लिखा गया, ललित विस्तार उधर, ये सब तो आपको पता है। लेकिन, है ना, लेकिन अशोकावदान में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी लिखी गई है, जहाँ से वो स्टेटमेंट बना सकता है कि भैया अशोक ने बुद्ध के जो रेलिक्स थे, जितने रेलिक्स थे, उसको थोड़ा-थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लगभग हर मेन सिटी में, और ऑर्डर किया कि इस पे स्तूप बनाओ लगभग हर मेन सिटी में। अब अशोकावदान पे इसकी इसकी चर्चा मिलती है। तो ज़्यादा चर्चा जानने के लिए लॉगिन कीजिए civilspot.in को, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ वगैरह भी सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, लेक्चर आपको, ठीक है। देखो ये सेशंस तो पेड होंगे भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे फ्री चल रहा है चीज़ें जो, है ना, बाकी और चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। फॉर दीज सेशंस यू यू नीड टू लॉग इन टू दिस कोर्स, log in to this website civilspot.in and you can enroll in the course। एक और चीज़ मुझे एनसीईआरटी में ये मिली साथ में कि भैया पाकिस्तान में भी एक फेमस ये है, कनिष्क के टाइम का स्तूप, शाहजी की ढेरी। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, और ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। मैंने वो सेक्शन यहाँ पे ऐड नहीं करा, ठीक है। एनसीईआरटी में शाहजी की ढेरी ये मेंशन्ड है, तो ये ढेरी और कुछ नहीं थी, ये स्तूप था, मिट्टी का स्तूप है, और ये आपके पेशावर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा।
समझ रहे हो बात को? बाकी कुछ और चीज़ें स्पेशली ये चीज़ें आपकी मेंस के लिए हो सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। मेंस में अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ हैव लोकल इंडियन थॉट्स shaped the Buddhist art and architecture या फिर how have the local Indian thoughts been included within the larger fold of Buddhism? तो इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोकल थी, इंडिया की ट्रेडिशनल थी, है ना? सिर्फ बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है? नॉर्मल ट्रेडिशंस जो इंडिया के पुराने थे, उससे रिलेटेड थी। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे ये जो शाल बंजी का है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे शाल बंजी का, ये क्या है? ये बेसिकली देखो यहाँ पेड़ के साथ आपको ये लटके हुए मिल रहे हैं, यहाँ फूल पत्ते हैं। ये एक तरीके की पॉपुलर बिलीफ में, ठीक है? जो सांची के आस-पास रह रहे लोग हैं, उनके पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी वुमन थी जिसके टच मात्र से, छूने मात्र से जो पेड़-पौधे उसमें फ्लावर जाते थे, ठीक है? तो एक तरीके से इसे एक ऑस्पिशियस सिंबल एक महादेवी के तौर पे माना भी जाता है, ठीक है? फिर आप ये गजलक्ष्मी फिगर इसे भी आप कह सकते हैं कि ये वहाँ की ट्रेडिशनल लोकल, ठीक है? एक तरीके से लोकल थॉट था गजलक्ष्मी। बहुत लोग मानते हैं कि ये जो गजलक्ष्मी है, ये और कोई नहीं है बल्कि ये महामाया है, ठीक है? महामाया क्योंकि हमने कल देखा ना मायाज़ ड्रीम के बारे में हमने कल देखा कि ये बुद्ध के जन्म से पहले माता महामाया को एक ड्रीम आया था। ड्रीम ये कि एक सफ़ेद हाथी उनके ड्रीम में आया था जिसमें कि 6 टस्क थे, समझ रहे हो? तो वो जो महामाया का ड्रीम था उसी से इंस्पायर्ड ये माना जाता है, ये फिगर है। लेकिन मोस्टली लोग ये एग्री करते हैं कि नहीं ये जो गजलक्ष्मी है, ये वहाँ की ठीक है, सांची के आस-पास के लोगों की लोकल मान्यताओं की एक एक चीज़ है। दूसरा कि भैया देखो सांची के स्तूप में ही ये सर्प भी वहाँ दिखता है। शेषनाग जैसी ये आकृति वहाँ पे दिखती है। तो ये देखो ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं आपके मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और डेफ़िनेटली मेंस में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट सिम्बल्स एटसेट्रा सिम्बोलिज़्म पे क्वेश्चन आते हैं। तो एक सिंबल ये भी वहाँ पे मिलता है कि हाउ हैव इंडियन थॉट्स इंस्पायर्ड या ऐसे भी एक क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि लायन और बुल फिगर किस तरीके से अ, इंडियन थॉट में या फिर इंडियन माइथोलॉजी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि भैया हाथियों की क्या रेलेवेंस है कल्चरल हाथियों और सांपों की? तो कई चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके जो भगवान पाशर्वनाथ हैं, तो पाशर्वनाथ को किस तरीके से दिखाया जाता है? पाशर्वनाथ को दिखाया जाता है हाँ एक एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो कि तपस्या कर रहे हैं और उनके ऊपर साँपों की एक शील्ड है। इनफैक्ट इंडियन ट्रेडिशन में ठीक है, इस पे थोड़ी और चर्चा अगर हम करें, इंडियन ट्रेडिशन में स्पेसिफिकली साँपों को एक विशेष स्थान हमेशा से मिला हुआ है। आप कहीं जाइए, ठीक है, नाग संप्रदाय के बारे में आप जानिए। नागों की पूजा, ठीक है, आप एक एक बात को लेकर के चकित हो जाएँगे, कसम से चकित हो जाएँगे, इस पे रिसर्च कर लेना। आपको दुनिया के हर हिस्से में नागों की पूजा होते हुए मिलेगी। हर हिस्से में अलग-अलग तरीके से, दुनिया के हर हिस्से में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में तो होती ही है, इंडिया के ऑलमोस्ट हर हिस्से में नागों की पूजा हो रही है। दुनिया के हर हिस्से में साँपों की पूजा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये एक अलग चीज़ें हैं, जो कि हमें चकित करती है। अब इनका क्या रोल है, शिव वगैरह ये सब चीज़ें आप आंसर में लिखने के लिए तो आप बता सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली भी नाग को, ठीक है, स्पेशली इंडियन ट्रेडिशन में देखो नाग और सर्पिड अलग चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में लिखा था कि जेम्स फर्गुसन के अकॉर्डिंग सांची वाले लोग जो है ये सर्पेंट और ट्री की जो है पूजा करते थे वहाँ के अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग लोकल लोग। बट एक्चुअल में ये 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 इंडियन फिलॉसफी को उतना अच्छे से जानते नहीं हैं। नाग और जो सर्पेंट है, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। अलग-अलग चीज़ें मानी है। नाग इज़ एनलाइटेंड, इवन एनलाइटेंड पीपल कैन बिकम नागा, ठीक है? तो जो नाग है वो एक तरीके से एनलाइटेंड रूप ऑफ सोल है। तभी जब आप है ना एक तरीके जब आप कुंडलिनी वगैरह देखोगे तो उसको भी इसी तरीके से डिपिक्ट करवाया जाता है, ठीक है? तो नागा नागा को माना जाता है प्रोटेक्टर ऑफ नॉलेज, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रेज़र्स, है ना? इसीलिए यहाँ पे जब आप पार्श्वनाथ को भी देखोगे, इन इन पे भी एक एक वो इनकी फ़िगर कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि मान लीजिए पार्श्वनाथ बैठे हुए हैं, तो इनके सिर पे नागों का एक मुकुट है, समझ रहे हो? सो प्रोटेक्टर ऑफ नॉलेज या फिर जो तपस्या कर रहा है उसकी उसकी प्रोटेक्टर के तौर पे हमेशा नाग को दिखाया गया है।
समझ रहे हो ना बात को? सो ये चीज़ें हैं, है ना? ऐसे ही हाथी वगैरह, हाथी के क्या रोल है, ये तो हमने पिछले कल डिस्कस उसमें कर ही लिया था। अब देखो, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने अभी बाकी है, हमारे काफ़ी टाइम हो भी गया है, ठीक है? आई आई थिंक ये हमारा 2 सेशंस में चला जाएगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी भी तो साथ में डिस्कस करी हुई है। एक छोटा सेशन और है ना, कल ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना हो सकता है 1 घंटे का, वो यहाँ पे कर लेते हैं। कि एंशिएंट जैनिज़्म के बारे में अब थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्योंकि अभी उतना बचा नहीं है कुछ भी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हम देख चुके हैं। अब वो चीज़ें हैं जो जो सिर्फ़ फैक्चुअल टाइप की है। इनमें से क्या चीज़ें जैनिज़्म के बारे में करेक्ट है? जैनिज़्म वाज़ स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु। ये यूपीएससी का गेम प्ले है, ठीक है? अभी देखते हैं आगे किस तरीके से उसने स्मार्टली खेला हुआ है इसमें। Jains who remained under the leadership of Bhadrabahu were called Shwetambara under the after the council held at Pataliputra. फिर आप देखेंगे कि Jainism enjoyed the patronage of Kalinga king Kharvela in the 1st century BC. And in the initial stage of Jainism, Jaina worshipped the images like Buddhist. देखो एक्चुअल में आंसर तो ये है, लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज़ है यहाँ सबसे पहले बता देता हूँ। एक्चुअल में उन्होंने भद्रबाहु और स्थूलभद्र को मिला कर के ये एक नई टर्म बना दी, ताकि लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाएँ। हुआ क्या था, ये डिवीज़न को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? आगे पढ़ेंगे, डिवीज़न को पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर चीज़ें जो है कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। या फिर पहले जान ही लेते हैं कि हुआ क्या था, द ग्रेट डिवाइड कैसे आया इनमें। यहाँ मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। देखो हुआ क्या, 298 बीसी में 2 लोग थे, आपको याद रखना है, स्थूलभद्र, स्थूल, है ना? और भद्रबाहु, 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 स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ये 2 लोग थे, ठीक है? मेरी राइटिंग इतनी ही खराब है ना? तो जो नए लर्नर है वो आप इसी तरीके से झेलें भाई, क्योंकि मेरा एग्ज़ामिनर भी 3 मेंस में मुझे ऐसे ही झेल चुका है। तो ये देखना पड़ेगा राइटिंग का। तो जो स्थूलभद्र है और जो भद्रबाहु है, ये 2 आपके बड़े स्कॉलर थे, ठीक है? स्कॉलर या फिर ये उनके, हाँ, ठीक है, जो मेन गुरु थे उस टाइम के, ये 2 लोग थे। स्थूल, स्थूल से याद रखना, स्थूल मतलब स्थायी। जो मगध में स्थायी रहा वो कौन था? स्थूलभद्र। जो मगध से चले गए वो कौन थे? भद्रबाहु। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के साउथ में चले गए, श्रवणबेलागोला। ये श्रवणबेलागोला ये वही स्थान है जहाँ चंद्रगुप्त ने अपनी आखिरी सांसें ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य अपना छोड़ दिया और फिर वो वहां पे संलेखन की पद्धति से, जाना है डीप, संलेखन की पद्धति से। ये संलेखन क्या है? संलेखन की पद्धति, ये जैन धर्म में एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि माना जाता है कि लोग अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागते हैं। तो संलेखन की पद्धति का उपयोग करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य त्याग कर अपनी जान भी वहां पे त्याग दी थी, श्रवणबेलागोला में। ये वही स्थान है जहां पे यूपीएससी ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक ये हर साल कहाँ होता है? ये श्रवणबेलागोला में होता है। समझ रहे हो ना बात को? महामस्तक अभिषेक कहाँ होता है? श्रवणबेलागोला में। ये किसका अभिषेक होता है? बाहुबली का। माना जाता है वहाँ के एक जैन सेंट थे बाहुबली, तो बाहुबली की एक बहुत बड़ी वहाँ पे फिगर है। हर 12 साल के बाद वहाँ महामस्तक अभिषेक होता है। आई थिंक नेक्स्ट 2030 के आसपास होगा, 29-30, ये मैं कहीं पढ़ रहा था, है ना? तो संलेखन की पद्धति, ये सब चीज़ें याद रखनी है, संलेखन की पद्धति, ये सब चीज़ें अगर अगर याद रखनी हो तो, है ना? ये मैंने बता दिया, एडिशनल बता दिया, एग्ज़ाम में आ जाए, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ आ जाए, क्योंकि बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। समझ रहे हो? सो ऐसा हो भी जाता है, जैसे मैंने पिछले साल है 10-12 बार कम से कम मैंने वो पुहार वगैरह का वो बताया था कि भैया ये पोर्ट भी थे, वो पोर्ट भी थे। पिछली बार जो हमारा पीवाईक्यू डिस्कशन हुआ था, है ना? आए थे ना वो पुम्पुहार पोर्ट पे आया था, मुजिरे, सरिकमेदु, वो सब पोर्ट्स को इतनी बार डिस्कस कर लिया था, मैं चौंक गया 2023 के प्रीलिम्स में। वो वहाँ आ गया यार, वो प्री में आया हुआ था। आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, क्या पता संलेखन आ जाए उधर कि ये क्या पद्धति है। समझ रहे हो? तो साउथ कौन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ गए? भद्रबाहु के साथ। स्थूलभद्र कहाँ ठहरे? वो ठहरे आपके पटना में, बिहार में, ठीक है? तो जो मगध में ठहरे ना स्थूलभद्र, मगध में रुकने वाले, ऐसे सोचो नॉर्थ इंडिया में जो रुके
नॉर्थ इंडिया में उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम पहनेंगे कपड़ा, कैसा? सफ़ेद। उन्हें कहा गया श्वेतांबर। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु जो साउथ के, है ना? तो उन्होंने उन्होंने डिसाइड किया कि हम रहेंगे नग्न, दिगंबर। दिग ही हो अंबर जिसका, समझ रहे हो? कि ठीक है, जो आसमान ही जिसका वो है, कपड़ा है, समझ रहे हो? तो वो हुए दिगंबर। तो वो बन गए दिगंबर जो साउथ चले गए। क्लियर? इसका एक कारण ये था, रियल कारण जो है वो ये था, भैया साउथ में ना 12 साल तक फेमाइन हो गया। फेमाइन की वजह से भैया खाना-पीना हर चीज़ ढंग से नहीं मिल रही होगी, है ना? कपड़ा भी ढंग से नहीं मिला होगा। तो जैसे महात्मा गांधी जी ने, है ना, गरीबों की गरीब हालत देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं भी कपड़ा नहीं पहनूँगा। तो हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो नीचे कि भई हम भी कपड़े नहीं पहनेंगे। तो 12 ईयर के फेमाइन के टाइम पे, तो जो साउथ इंडिया में गए, उन्होंने स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेज़ को वहाँ पे करना शुरू कर दिया, है ना? कपड़ा में रोटी-कपड़ा मकान कम रखेंगे हम थोड़ा। मेबी दैट कुड बी द रीज़न, है ना? लोग मानते हैं, रैशनलिस्ट मानते हैं, अब ईश्वर जो माने वो सत्य है। समझ गए ना ये बात को? अब आते हैं यहाँ भैया खारवेल। खारवेल, ये खारवेल कौन था? भैया ये जो खारवेल है, ये ये वही व्यक्ति है जो कि ठीक है, जो अराउंड आपके सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास आपके उड़ीसा के एरिया में, भुवनेश्वर के एरिया में, उदयगिरी हिल्स के एरिया में, जिसने अ, वो फेमस हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये इन्होंने वहाँ पे छपवाई थी इंस्क्रिप्शन। इम्पोर्टेंट बात है कि ये इंस्क्रिप्शन जैन धर्म से रिलेटेड है, पहली बात ये। जैन धर्म से रिलेटेड है तो कौन-सी भाषा में होगी? पाली में या फिर प्राकृत में? प्राकृत में होगी, डेफ़िनिटली प्राकृत में होगी। समझ रहे हो? तो जैन धर्म से ये रिलेटेड है, तो इसमें अगर थोड़ा और डिटेल में जाएँ तो जैन जैन का एक मंत्र होता है एक्चुअली, नमोकार मंत्र, ठीक है? नमोकार मंत्र, तो वो नमोकार मंत्र इसमें लिखा गया है। खारवेल की उपलब्धियों के बारे में भी इसमें बताया जाता है ना? इनफैक्ट खारवेल से पहले तो जो मगध के पहले ठीक है, जो मगध में पहले जो राजा थे, तो वो लोग अग्रजिन करके, ठीक है? क्योंकि वो जैन धर्म को भी उतना ही बढ़ावा देते थे, है ना? बाद में अशोक क्योंकि बिल्कुल आपके बौद्ध धर्म के पक्ष में आ गए थे। तो जो 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 वो मगध के राजा थे, वो अग्रजिन करके अपनी एक उपाधि लेते थे। कि भैया जो, ठीक है, एक तरीके से जिन के समीप हो। जिन जिन कौन था? जिन जिन्होंने जिन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन्हें जिन कहा जाता है जैन धर्म में। तो जो 24 तीर्थंकर थे, है ना? वो जिन थे, है ना? जो बाद में जैन 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 मोंग जिनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो कभी, उन्हें जिन कहा जाएगा। तो अग्रजिन की जो उपाधि है जिन की, जिन होने के सबसे करीब कौन? वो उस टाइम पे राजा लिया करते थे, मगध के राजा। फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया था, फिर खारवेल ने ये इस चीज़ को फिर से शुरू करवाया। तो ये भी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में इस चीज़ की डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी उसके नेवल फोर्स वगैरह, एलिफेंट्री, कैवलरी, इन सब की डिटेल्स भी वहाँ मिलेगी। तो इन अ नटशेल आपको ध्यान में रखना है कि उड़ीसा के एरिया में शासन करने वाला उदयगिरी हिल्स में, ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उकेरने वाला खारवेल जो है वो जैन धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध को नहीं। यहाँ से क्वेश्चन वो आगे बनाएगा। समझ रहे हो ना बात को? इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म, जैना वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट। देखो, मैंने बताया ना आपको कि इनिशियली जो है जैन भी इमेजेस को जो है वर्शिप नहीं करते थे, इसलिए ये भी गलत है। समझ रहे हो? ये ऊपर वाला तो मैंने समझा दिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैनिज्म वाज एसोसिएटेड विद द, हाँ, ये एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है कि भैया जैनिज्म जो है ज़्यादा अर्बन कल्चर में क्यों फैला? क्या कारण थे? पहली स्टेटमेंट कि जैनिज्म वाज अथीस्टिक इन नेचर, मतलब ये गॉड की एग्जिस्टेंस में भरोसा नहीं कर रहे थे, है ना? और कंसिडर्ड इररिलेवेंट टू इट्स डॉक्ट्राइन, ये बात बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? देखो, ये बात तो सही है, बट क्या ये कारण हो सकता है अर्बन कल्चर में ज़्यादा स्प्रेड होने का? बिल्कुल सही बात है। अर्बनाइजेशन देखो, दुनिया में युगों-युगों में ये हुआ है कि जैसे-जैसे हमने देखा कि अर्बनाइजेशन जितना बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों के हाथ में माया जितनी बढ़ी,
ईश्वर का सवाल उनके लिए उतना ही कम महत्वपूर्ण होता गया। ये हमेशा होता है। जैसे व्यक्ति के हाथ में शक्ति आती है, उसे ये अनुभूति होती है कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। कमज़ोरों का सहारा हमेशा मंदिरों में बैठा हुआ ईश मिलेगा, है ना? हम जब कमज़ोर रहते हैं तो हम ईश्वर के पास जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही जिसके पास में पैसा होता है वो तो बस फिर अंबानी वाली पूजा होती है यार, समझ रहे हो? 101 करोड़ दक्षिणा वो पंडित जी के लिए। अंबानी की वेडिंग में ना पंडित जी का अलग कहर था, कसम से, वो वीडियो जाके देख लेना। नेक्स्ट आता है कि दे एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग जैनिज्म सिंस कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। आज भी ये कारण है, अर्बन कल्चर में ज़्यादा है जैन लोग, ठीक है? जैन लोग आपको बहुत कम मिलेंगे कहीं पे एग्रीकल्चर करते हुए। क्यों? क्योंकि भैया एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो उसमें इंसेक्ट मरेंगे ही, आपको जो है कीटनाशक की दवाएँ छिड़काव करना ही पड़ेगा, तो आपसे पाप हो जाएगा। तो पाप से बचने के लिए उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर ही नहीं करेंगे, अर्बन इंडिया में ही रहेंगे। हाँ, उगा हुआ खाना हम खा सकते हैं, है ना? किसी ने पाप करके खाना उगाया हो वो हम खा लेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे पाप। तो ये है बात साथ में, समझ रहे हो, है ना? हाँ, ये है मतलब टोटल टोटल कुल मिलाकर के ये निकलता है इसका। अगला एजर्शन रीज़न, यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई, यूपीएससी का सेम थीम पे, कि एम्फेसिस ऑन जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। बिल्कुल सही बात है भैया, जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन्होंने जैनिज्म को उतना एम्ब्रेस नहीं किया, इसलिए वो अर्बन इंडिया में ज़्यादा फैला। और दूसरी बात, कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। सही बात भाई, वही चीज़ पहली स्टेटमेंट जो हमने ऊपर पढ़ी, वही ये अगली स्टेटमेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ भी रहा है एजर्शन रीजन के। तो दोनों सही है और ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैंने बता दिया है ऑलरेडी अनुव्रत और महाव्रत क्या है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। 3 बार ये बता रहा हूँ मैं कि अनुव्रत और महाव्रत क्या होता है, ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, पीछे जाकर के देख लेना, अनुव्रत महाव्रत मैंने ऑलरेडी बताया। अनेकांतवाद की थ्योरी क्या है, जैनिज्म से रिलेटेड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अनेकांतवाद और स्यादवाद शुरू में ही मैंने बता दिया था, तो इससे हमने ज़्यादा भटकना नहीं है। विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानकवासी सेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई वो, इसलिए मैंने कल सेक्ट पढ़ाया ना आपको। भाई कल जो मैंने बुद्धिस्ट सेक्ट आपको बताया उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना। और स्थानकवासी सेक्ट जो है ये आपके जैनिज्म से रिलेटेड है। तो जो कल मैंने जो 4S का फॉर्मूला आपको बताया था ना, वो यहाँ मत लगा लेना, मैं बताऊंगा कि उन चीज़ों को इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ना? मैं आपको, है ना, कल बताया था, फिर बताऊंगा। भद्रबाहु पे भी, है ना, सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन है, मैंने ऑलरेडी बताया, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो कि पटना वो आपके मगध में रहे, भद्रबाहु जो कि साउथ चले गए, ही वॉज ए जैन सेंट, ही वॉज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल दोनों साउथ गए थे, श्रवण बेलागोला गए और संलेखन की पद्धति से प्राण त्याग दिया, समझ रहे हो? तो हाँ, अभी हाँ ठीक है। तो कल तो मैंने आपको ये सेक्ट बताए थे, बुद्धिज्म सेक्ट, श्रावस्तीवादीन, स्वतांत्रिक, है ना, स्थाविरवादा, समितियाँ, ये मैंने कल बताए थे ना आपको। अभी अभी जैनों के कुछ कुछ आगे सेक्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। जैनों के दो, है ना, ये स्लाइड यार आपको रटनी पड़ेगी। मैंने कोशिश के रूप में आपको आपको ईज़ी बनाने के लिए एक टेबल में ये ज़रूर डाल दिया है यहाँ पे, है ना? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका एक ही तरीका है, कोर्स एनरोल कर लो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अपलोड होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ये टेबल मैंने बना दिया है अपनी ओर से, लेकिन अब इसके आगे आपको ये थोड़ा तो खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे पहले श्वेतांबर पे ध्यान दो, जो नॉर्थ इंडिया के थे। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, कौन? स्थूलभद्र वाले श्वेतांबर, बिहार वाले श्वेतांबर। तो इनके जो जो ठीक है, जो नाम है वो कुछ ऐसे हैं। अभी 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 के लिए बस यहाँ ध्यान देना, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, टेरापंथी। एटलीस्ट ये याद रख लेना कि श्वेतांबर है या फिर दिगंबर है, एटलीस्ट ये याद रखना कि ये जैन है, समझ रहे हो? स्थानक स्थानक स्थानक, मैं बताऊंगा ये स्थानक चीजें क्या है, मूर्ति पूजक क्या है, टेरापंथी क्या है, पंथी पंथी। एटलीस्ट पंथी जहां भी आएगा ना, पंथी पंथी नॉर्मली, है ना, विषपंथी, टेरापंथी, तारणपंथी, है ना, ये एटलीस्ट आपके ये आपके जैन स्कॉलर, ये आपके जैन सेक्ट होंगे।
अब यहाँ ध्यान देना, टेरा पंथ, तारण पंथ, विष पंथ, ठीक है। तो नॉर्मली जो टेरा पंथ और तारण पंथ है, जो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, ये ऐसे याद रखो, टी टी स्क्वायर कहाँ बिलोंग कर रहा है, साउथ इंडिया से, दिगंबर सेक्ट से। तो जो साउथ इंडिया गया था वो दिगंबर सेक्ट, हालांकि ये आपके नॉर्थ इंडिया में आजकल ज़्यादा चला हुआ है, ठीक है, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया में। मैं याद करने के लिए कह रहा हूँ कि जो टेरा पंथ है और तारण पंथ है, तेरा तारण हो गया, तेरा तारण हो गया, नंगे रह के तेरा तारण हो गया, ऐसे याद रखो, दिगंबर बन के तेरा तारण हो गया, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो जो तेरा तारण हुआ वो दिगंबरों का हुआ, समझ रहे हो ना। तो दिगंबर जो सेक्ट है, एक तो मूल संघ था इनका, ये ओल्डेस्ट सेक्ट है इनका, मूल संघ, जो मूल संघ है। फिर आता है तेरा, टेरा पंथ, तारण पंथ और विष पंथ, ठीक है। तो ये तीन नाम याद रख लेना, दिगंबर से रिलेटेड है। तेरा तारण और मूल संघ तो याद रह जाएगा, विष पंथ याद रख लेना। अब आओ इधर श्वेतांबर में, स्थानकवासी, स्थानक है ना, स्थानक एक्चुअल में ऐसी जगह थी जो कि जो मंदिर नहीं थी एक्चुअल में, ठीक है। स्थानक कुछ ऐसी जगहें थी जो जो पूजा अर्चना समृद्धि आराधना ध्यान लगाने की ही जगह थी, लेकिन वो मंदिर नहीं थे, स्थानक। तो जो स्थानक में रहते थे उन्हें स्थानकवासी कहते थे। ये संतों को प्रेयर करते थे अपने, जो जो बुद्धिस्ट संत, जैन संत होंगे, उनके लिए अपनी प्रे ऑफरिंग देंगे, लेकिन ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे, ये गॉड्स की पूजा नहीं करते थे। इसके उल्टे जो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक या फिर डेरावासी, ये मंदिरों में रहते थे, ये मूर्तियों की पूजा करते थे, समझ रहे हो। टेम्पल्स में, डेरों में टेम्पल्स में रहते थे, और ये जो है ये वर्शिप भी करते थे, आइडल वर्शिप, याद रह जाएगा। श्वेतांबरों में स्थानकवासी, जो स्थानकों में रहते थे, स्थानकों में, स्थानक से याद रह जाएगा ना, श्वेतांबर स्थानकों में रहते थे, कुछ श्वेतांबर मूर्ति पूजक हुए। तो जो टेरापंथी है ये भी बिल्कुल आपके ऐसे ही स्थानकवासी जैसा है, ठीक है। ओ सॉरी, टेरापंथी, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया ऐड, टेरापंथ इधर है, टेरापंथ तारणपंथ दिगंबर है, स्थानकवासी मूर्ति पूजक, याद रह जाएगा ना। मैं कसम कसम से बता रहा हूँ, ये सवाल आ रहे हैं, प्री में आ रहे हैं ये सवाल। ऊपरी तो हमने देख लिया, कहाँ देखा, ऊपरी तो कहीं तो हमने देखा, अभी कहीं तो हमने देखा है ना, श्वेतांबरा सेक्ट, स्वतांत्रिक समितियाँ, ये बौद्ध है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कहीं तो हमने देखा अभी, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। लेकिन है ना, ये लेक्चर थोड़ा अभी लंबा जा रहा है आई थिंक, तो अभी अभी के लिए हमें यहाँ कंक्लूड कर लेना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी हैवी इन्फो। हाँ, एक और बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, ये जो दिगंबर है ना, दिगंबर मतलब जो साउथ के आ, आ, हाँ ठीक है, ये भत्रक भी यहाँ बताना मैं भूल गया, इसे भी याद रख लेना, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे कि ये भत्रक कौन थे। भत्रक एक्चुअल में धर्मगुरु थे, या फिर जो मठों को चलाते थे ना। तो विषपंथ क्या था, ये भत्रों, ठीक है, ये भत्रों में बिलीव करते थे। जो विषपंथ था, दिगंबरों का विषपंथ जो है, ये भत्रों में बिलीव करते थे, है ना। टेरापंथ इनके बिल्कुल उल्टा था। टेरापंथ जो है वो भत्रों के अगेंस्ट था। ये सिर्फ गुरुओं या फिर जो जो बौद्ध, जो आपके जैन तीर्थंकर हैं, ये सिर्फ उन पे बिलीव करते थे, टेरापंथी। पर जो विषपंथी है, ये ठीक उल्टा चलता है टेरापंथी के, समझ रहे हो। तो ये जो विषपंथी है, ये ना सिर्फ आपके तीर्थंकरों बल्कि यक्षिणी और भत्रकों को भी अपना गुरु मानते थे। ये भत्रक कौन थे, जो मठों को चलाते थे। तो बाद में भत्रकों पे आरोप लगे बहुत सारे कि भैया तुम करप्शन करते हो इधर, ये सब चीजें, समझ रहे हो। तो भत्रक भी याद रख लेना। दूसरी बात, ये जो दिगंबर सेक्ट है, मतलब जो जो बिल्कुल वो वाला सेक्ट है कि हाँ एकदम, ठीक है, वो हाँ हाँ, दिग ही हो अंबर जिनका, जो एकदम नग्न रहने वाला सेक्ट है, वो कहते हैं कि वुमन जो है ये साल्वेशन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वुमन इनकेपेबल ऑफ साल्वेशन बिकॉज दे कैन नॉट गो विदाउट क्लोथ्स। तो महिलाएं क्योंकि कपड़ों के बिना नहीं जा सकती है, तो वो साल्वेशन ले ही नहीं सकती है। तो अब ये इसको, इसका इवेल्युएशन, मॉरल इवेल्युएशन आप करके मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। और मेरा काम यही है कि अंत में आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट खोलूँ, वो ये कि अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी,
I'm serious now. You will not regret joining this course. That's it. You can join this course. Join this course by logging into www.civilspot.in. लॉग इन कर लो और मज़ेदार चीज़ें आपको मिलेगी कसम से। अगर आपका प्रीलिम्स बार-बार रुक रहा है, ठीक है? तो भाई मेरी अथॉरिटी बस ये है प्रीलिम्स के लिए कि मैंने खुद पूरी सेल्फ प्रिपरेशन से अपनी तैयारी की हुई है। फॉर्च्यूनेटली यूनिवर्स के सहयोग से, यूनिवर्सल एनर्जी के सहयोग से मैं 3 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाया, 1 बार फेल होने के बाद। तो अगर कोई भी चीज़ मुझे हेल्प की हुई है उस पूरी चीज़ में, वो सब चीज़ें यहाँ शेयर हो रही है साथ में। समझ रहे हो? So you can join this course. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all.